जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार और मेरा चैनल है एजुकेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि हमारा इस समय का जो काम होता है, इस वीडियो का एक मकसद सिर्फ है कि हम आपके पास एक करंट की न्यूज़ पहुंचाएं जो डेली यूज़ में हो रही हो। और वो हम न्यूज़पेपर से लेते हैं। हम अभी जनसत्ता पेपर को ले रहे हैं, आगे भविष्य में हो सकता है कि और पेपरों को भी लेंगे, लेकिन अभी इसको ले रहे हैं और उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे आपसे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हम आज ले रहे हैं शनिवार 21 अगस्त 2021 को ले रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। वो आपके एग्जामिनेशन में एक फ़ायदा करते हैं, वो आते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है, साल 2 साल के अंतर पे आता है। इरडा, ये क्या है दोस्तों? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। जिस तरीके से दोस्तों ट्राई होती है, जिस तरीके से आरबीआई है जो सभी बैंकों को गवर्न करता है, सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से दोस्तों इरडा है जो बीमा नियामक है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। ये फाउंड हुआ था, ये 1999 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों हैदराबाद में है। तो ये सिर्फ हमारे लिए क्या उपयोगी दोस्तों कि इरडा पूछ लेता है कि इरडा का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ लेगा। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये पूछ सकता है दोस्तों कि ये कब स्थापित हुआ था, तो 1999। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ये 2-3 तरीके के क्वेश्चन इस जगह पे बनते हैं और इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे ट्राई है दोस्तों, तो जिस तरीके से ट्राई क्या करता है दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन, जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसका एक नियामक है कि जैसे भी आपने इससे पहले देखा था कि कॉल ड्रॉप की समस्या थी, कि कॉल ड्रॉप हो जाती थी, और तो उसमें कहाँ आप शिकायत करेंगे, तो ट्राई में शिकायत करेंगे दोस्तों। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका फुल फॉर्म ट्राई का क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ट्राई है वैसे ही इरडा है। ये आपका 1997 के अंदर फाउंड हुआ था, ये स्थापित हुआ था। जो ट्राई है 97 में स्थापित हुआ था दोस्तों, जब इरडा 1999 में स्थापित हुआ था। यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में यही पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कब स्थापित हुए थे या इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले। एक आर्टिकल आज दोस्तों आर्टिकल आया तो है जो तकनीकी पर है। तकनीकी के बारे में ये है कि भारत की नई तकनीकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो भारत की नई तकनीकी चुनौतियों, अब इस समय आप देखेंगे दोस्तों कि कोविड के बाद आप ये देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो काम हुआ है वो किसके, तकनीकी पे, डिजिटल पे हुआ है। डिजिटल पेमेंट आ गया है। हर चीज़ आप कहीं से भी अगर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप फ़ोन पे ही कर लेते हैं। दुनिया भर के ऐप आ गए हैं जिस पर आप काम कर लेते हैं। कहीं जाना है, चूँकि कोरोना प्रोटोकॉल है, तो वहाँ जाने से पहले ही आप वहाँ के बारे में जानकारी लेना हो तो वो फ़ोन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसमें क्या चुनौतियाँ क्या है, सीधी सीधी बात है कि जो चीज़ हो रही है, अगर बहुत इसके फ़ायदे हैं तो इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। क्या चुनौतियाँ हैं, तो ये क्या है, नीचे का मतलब ये ग्रामीण जो इलाका है या ग्रामीण को है, उसमें क्या नाम है कि प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ की एक बड़ी जनसंख्या को अभी भी उनके पास या तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड बेस्ड या किसी और विंडोज़ बेस्ड मोबाइल फ़ोन नहीं है, या उनको उसको ऑपरेट करना नहीं आता। तो क्या है, इन दोनों के बीच, किसके बीच, शहरी और ग्रामीण के बीच में एक खाई बनती जा रही है। शहर का व्यक्ति तो दोस्तों आराम से अपना ऑपरेट कर ले रहा है, अपनी सुविधाओं को ले रहा है, लेकिन गांव का आदमी उन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों के पास अगर मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन हैं भी, तो भी वो क्या है, उसको जानते ही नहीं उसको चला लेना। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं दोस्तों जो OTP बेस्ड हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो ग्रामीण लोग या जो कम अनपढ़ लोग हैं या ऐसे लोग हैं, उनको OTP भी नहीं आता कि OTP को नंबर लेकर के फिर से उस जगह पर डाल दें और वो हो जाए। तो वो क्या करते हैं, वो आश्रित होते हैं दूसरे, या तो कैफ़े पे आश्रित होंगे या किसी और व्यक्ति पे आश्रित होंगे कि उनके माध्यम से तो वो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। वह तो ये करेंगे, अगर मान लीजिए कि उनके कुछ पैसे आने वाले होंगे जो इस पर हैं, DBT डायरेक्ट बेट में ट्रांसफ़र आ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों को बहला फुसला करके उनसे पैसे भी ले लेते हैं, ये भी देखा गया है। तो इसलिए तकनीकी
तकनीकी का विकास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सर्वजन तक उसकी पहुंच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक सर्वजन तक पहुंच नहीं होगी तब तक हम तकनीकी विकास का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। शहरी लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी रिस्क में रहती हैं, उनके पकड़ में रहती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है ग्रामीण परिवेश के लोगों तक पहुंचना, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके द्वारा अगर उनको बेनिफिट पहुंचता है, उनको उनके तक पहुंचानी है, तो आपको उनको डिजिटल साक्षर करना ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत सारे आप कदम हैं कि इंटरनेट सुविधा के लिए 2020 तक ही 2.5 लाख तक क्या है भारत नेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की बात एक रखा गया था कि 2020 तक पूरा कर लेंगे। हालांकि वो अभी तक बहुत अच्छे से पूरा नहीं हो पाया है, वो टारगेट हमारा फिर नहीं हो पाया, फिर भी कोशिश चल रही है दोस्तों। तो यहाँ से इतना ही है, आपको इसका यूज आप कर सकते हैं बहुत सारी जगहों, मैंने बताया जैसे निबंध में कर सकते हैं, या इस पे आंसर इकोनॉमी में, या इकोनॉमी कह रहे हैं आपको, इकोनॉमी में भी डीबीटी और ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में भी आ जाती हैं। आपका ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पेपर है उसमें भी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और आप आराम से यहाँ से ये नई चीज़ डाल करके आप अच्छा फ़ायदा। अब एक और मामला जो आजकल अफ़गानिस्तान को लेकर के चल रहा है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि हाल ही में जो सुरक्षा परिषद है, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सुरक्षा परिषद है, इस महीने का जो अध्यक्ष है, हर मंथ के अध्यक्ष अगर बोला दिया जाता है, इस महीने का अध्यक्ष हमारा भारत देश है। उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ऐसे टाइम इस को लीड कर रहे हैं, या यूएनओ की जो शांति सुरक्षा परिषद है उसके अध्यक्ष हैं इस समय 1 महीने के लिए, जब अफगानिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी पुरजोर वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने ये कहा है कि उनका मेन मतलब ये है, मकसद ये है कि विश्व से आतंकवाद को समाप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे प्रभावित देशों में से भारत भी एक देश है, इसलिए, और ऐसे टाइम पर जब अफगानिस्तान में बहुत तालिबान ने एक तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है, और इसी टाइम जयशंकर प्रसाद जी को मौका मिल गया, इसलिए उन्होंने अपनी बात को बहुत तेज़ी से उठाई। और उनकी मुलाकात, उन्होंने ये जो बात कही है, संयुक्त राष्ट्र सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, महासचिव जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से अपनी बात रखी है उनको, कि हमें ऐसी ऐसी परेशानियां हैं और पूरे विश्व को ऐसी अशांति का सामना न करना पड़े, इससे पहले आतंकवाद को जड़ से ही समाप्त कर दिया जाए। अब ये एक नाम आपको ध्यान रखना होगा कि एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र आयोग के महासचिव हैं, और इनको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन जाता है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है, कभी कभी एग्जामों में अमेरिका का विदेश मंत्री भी पूछ लेता है, क्योंकि इस समय विदेश मंत्री का रोल बहुत ज़्यादा चल है इस समय विश्व में, चूँकि अफगानिस्तान को लेकर और बाकी छोटे मोटे देश हैं उनको प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो एंटनी ब्लिंकन है, इनको भी याद रखना पड़ेगा आपको कि एंटनी ब्लिंकन कौन है, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। एंटोनियो गुटेरेस कौन है, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो यहाँ से ये बाकी ये चीज़ें हैं कि अब इसमें क्या है दोस्तों कि इस मामले को लेकर के भारत को थोड़ी परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इससे पहले भी हमारी आपकी बात हुई है कि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और रूसिया भी, रूस जो कि दोस्तों भारत का सबसे प्रथम दोस्त हुआ करता था और सहयोगी रहा है इससे पहले तक। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रसिया कहीं ना कहीं भारत हमसे जो है अलग जा रहा है, क्योंकि इन 3 देशों ने, जो कि तीनों ही मजबूत देश हैं एक तरीके से, बांग्लादेश को अगर छोड़ दिया जाए तो चीन, पाकिस्तान, इन तीनों ने दबे स्वर में तालिबान का समर्थन कर दिया है। इनका ये कहना है कि हमें कोई परहेज़ नहीं है तालिबान से, लेकिन भारत कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। उसने ये कहा है कि हम ऐसे किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे जो शस्त्र से आई हुई हो, या अभी प्रधानमंत्री जी का कल ही का एक बयान है कि उन्होंने ये कहा है कि ऐसी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहती। तो भारत अभी तो सहयोग करता हुआ या स्वीकार करता हुआ नहीं दिख रहा है तालिबान को, लेकिन जिस तरीके से चीन, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश ये सारे देश उसको स्वीकार कर रहे हैं, वह उसमें भारत को ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी विदेश नीति को किसी तरीके से मॉडिफाई करे या कुछ ऐसे रास्ते तलाशे जिससे उसका दोनों काम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी
इससे रिलेटेड चीज़ें आपके पास, थोड़ा सा जीके भी आ गया, जीएस भी हो गया था आपके पास, थोड़ा सा आपके पास निबंध का भी थोड़ा सा मिल गया, और थोड़ा सा मैटर आपका आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से भी मिल गया। तो मेरी ये कोशिश होती है दोस्तों कि आप तक जो भी मैटर आया है, जो भी लेटेस्ट में चीज़ें चल रही हैं, उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे इधर कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एक और न्यूज़ है दोस्तों जिसको मैंने पढ़ा था, वो आपको बताता हूँ, जो आपके हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है और आता रहता है। वो है एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्या होता है दोस्तों कि जीएस के पेपर में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, एसएससी में, बैंकिंग में, या जहाँ पे भी जीएस पूछा जाता है एग्जामिनेशन, वहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको करंट के रूप में एकाध मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। और वो सिर्फ इस वजह से दोस्तों मिस हो जाता है क्योंकि हमारी नज़र उस पर गई नहीं होती है बस, या ध्यान से उसको देखा नहीं। तो अभी आप, मलेशिया है दोस्तों, मलेशिया एक देश था जहाँ इस्माइल याकूब नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इस्माइल याकूब, इनका क्या है, मलेशिया में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम इस्माइल साबरी याकूब है। आपको ये जानना है कि इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, सिर्फ इतनी सी बात जाननी है। क्वेश्चन में ये पूछ लेगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कहाँ पे है मलेशिया, ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। और ये बहुत छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों, लेकिन ये फैक्ट में एकदम से पूछ लेता है। तो आपको मैं जा रहा हूँ, ये देखिए, आपको मैप अगर दिख पा रहा है सही से, तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ भारत, ताकि ये पता लगे कि हमसे कितनी दूरी पर है वो। ये रहा भारत, इंडिया, ये रहा दोस्तों, ये रहा म्यांमार, थाईलैंड, फिर वियतनाम है, फिलीपींस है, ये रहा दोस्तों मलेशिया। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और मैं नज़दीक ले जाकर कोशिश करूँगा ताकि आपको, ये मलेशिया, ये रहा दोस्तों मलेशिया की राजधानी दोस्तों कुआलालंपुर होती है। और आपका ये देखिए दोस्तों, आसपास क्या है, गल्फ ऑफ थाईलैंड की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ये रही दोस्तों बंगाल की खाड़ी। और ये मलेशिया लगभग बंगाल की खाड़ी, थाईलैंड, गल्फ की खाड़ी, इन सबसे जुड़ा है मलेशिया। यहाँ की नियुक्ति हुई है, यहाँ पे जो नियुक्ति हुई है इस्माइल याकूब साहब की, यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों। तो फिर आपको अगर ये बताना चाहूँ मैं, इस चाइना से, ये देखिए दोस्तों, इसका अक्सर जिक्र आता है चीन सागर का, ये यहाँ पर है। तो ऐसे करके दोस्तों धीरे धीरे करके मैं आपको ऐप में भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताता रहूँगा, ताकि आपके यूज़ में आ जाएं। बाकी मैंने आपको ये बता दिया दोस्तों, इस्माइल याकूब साहब को बता दिया। कुछ ऐसा है नहीं दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आर्टिकल में भी बहुत ज़्यादा वैसा था नहीं जो हमारे काम की चीज़ हो, जो काम की चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या क्या तकनीकी विकास होने की वजह से क्या क्या हो रहा है। और दोस्तों क्या है कि आगे मैं सोच रहा था कि हिस्ट्री पर दिल्ली सल्तनत को लेकर के एक बात हुई थी इससे पहले की वीडियो में, कि दिल्ली सल्तनत कवर करना है। तो मैं कोशिश में हूँ कि जल्दी से जल्दी दिल्ली सल्तनत पर एक पूरा वीडियो, आपको ज़्यादा लंबा नहीं, 15 से 20 मिनट के वीडियो आपके लिए ले आऊँ दिल्ली सल्तनत। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि कोशिश मेरी ये रहेगी कि उसका जो बेस हो एनसीईआरटी बेस हो, दिल्ली सल्तनत बताने का बेस एनसीईआरटी हो, लेकिन इसमें फैक्ट की भी कोई कमी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन मैं उसको अलग किताबों से फैक्ट भी लेकर के, जो हमारे परीक्षा में उपयोगी हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको फैक्ट भी जानकारी दूंगा, और कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस पे ही होगा। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम दिल्ली सल्तनत पर एक लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसको जो है सब्सक्राइब करिए, हौसला बढ़ाइए, और सब ठीक रहा दोस्तों तो आगे भविष्य में हम आपको और भी जानकारी युक्त चीज़ें आपके पास प्रस्तुत करेंगे। जी धन्यवाद।